गुजरात की अदालत से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लिए एक बड़ा फैसला आया है। आज देश की सियासत उस मोड़ पर खड़ी हुई है जहां विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के सामने अपने सबसे बड़े चेहरे को बचाने की चुनौती है। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है और अब राहुल गांधी के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की आखिरी उम्मीद बची है। मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी पर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद 3 सवाल खड़े होते हैं। पहला, क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे? दूसरा, क्या राहुल गांधी अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? तीसरा, राहुल की सांसदी का क्या होगा? चौथा, क्या वायनाड में उपचुनाव होंगे? इन तीनों सवालों का जवाब कांग्रेस के अगले एक्शन पर निर्भर करता है। अब कांग्रेस के पास क्या विकल्प बचते हैं वो भी जान लेते हैं। पहला विकल्प, हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच पर सुनवाई हो सकती है क्योंकि यह फैसला सिंगल बेंच से आया है। दूसरा विकल्प, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का रुख करे। देखिए, जो भी कोर्ट ने कहा है उसके खिलाफ हम एपेलेट कोर्ट में जाएंगे। एफआईआर होना अगर गुनाह माना जाए तब तो उन पहलवानों ने एफआईआर दी है, क्यों नहीं कुछ हुआ? जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आता है कुछ नहीं होता है। आगे क्या आप कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? जरूर जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है। सबसे बड़ी बात, आगे कोर्ट जो फैसला सुनाएगी उसमें राहुल दोषमुक्त होने चाहिए, तभी वो चुनाव लड़ सकते हैं। वरना 2024 क्या 2029 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी सियासी मैदान पर नहीं उतर सकते। जहां तक गिरफ्तारी की बात है तो राहुल अब तक जमानत पर, और उसी जमानत पर अब बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। गैर जिम्मेदार अहंकार है। किसी को अपने गुणों पर अहंकार हो सकता है। राहुल गांधी में तो मैं तो एक ही अहंकार का भाव देखता हूं कि मैं एक खानदान में पैदा हुए हैं और उसी की कमाई उनको मिलती भी है। ठीक है भाई, लेकिन इसके अलावा आप सबको एब्यूज करेंगे, अहंकार दिखाएंगे। हमें पूछनी है कांग्रेस पार्टी से, आज आप राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? आपके नेता है ना वो। अगर इसी ओबीसी मामले में वो माफी मांग लिए होते तो मामला खत्म हो गया। फैसला कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस ने मुद्दा भुनाने की पूरी तैयारी कर रखी है। यही वजह है कि मोदी सरनेम के मामले में हाईकोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ थी, जहां राहुल गांधी के समर्थन में पोस्टर और नारेबाजी हो रही थी। 4 साल पहले राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की। चुनावी भाषण की रॉ में की गई वो टिप्पणी राहुल गांधी को ऐसी मुश्किल में फंसा गई कि गुजरात हाईकोर्ट से सख्त टिप्पणियां सुननी पड़ गई। हाईकोर्ट ने निचली अदालत की सजा के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और साथ ही राहुल गांधी पर बेहद कड़ी टिप्पणी भी कर दी। हाईकोर्ट ने सीधे सीधे कहा, राहुल गांधी बेबुनियादी आधार पर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। निचली अदालत की सजा पर रोक लगाना कोई नियम नहीं। दुर्लभ मामलों में भी निचली अदालत के फैसले पर रोक लगनी चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। सजा पर रोक न लगाना राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं होगा। कोर्ट के बाहर आपको दिखाते हैं, कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे हाथों में बैनर लेकर खड़े हुए हैं और लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, लिखा हुआ है ना डरेंगे ना झुकेंगे। आज जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया है, कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी जो बयान दिया है वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि राहुल गांधी पे इस तरीके से करीब 3 से ज्यादा मामले जो है वो दर्ज है। राहुल गांधी के लिए कोर्ट का फैसला भले ही किसी बड़े झटके से कम न हो, लेकिन राहुल पर केस करने वाले पुर्नेश मोदी कोर्ट के फैसले से बहुत खुश नजर आए। देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है। अगर आप ऐसी बात करोगे तो कानून तो है, तो कानून अपने हिसाब से जो सही लगेगा वो करेगा। कांग्रेस कह रही है कि राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक द्वंद्व रख के ये किया गया है और हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। देखो, तो उनका अधिकार है, उसमें मैं क्यों बता सकता। हाईकोर्ट ने आज एक और दिलचस्प टिप्पणी की। वीर सावरकर का जिक्र किया। वीर सावरकर के पोते की शिकायत का हवाला दिया। ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अखाड़ा है और सबसे बात, जैसा मैंने कहा, मूल बात है
कि वहां पर किस प्रकार से नियंत्रण हो, ये कंट्रोल फ्रीक सरकार का उद्देश्य है। उस अखाड़े पे किस प्रकार से रोकथाम हो, गला घोटा जाए, मानहानि के कानून को पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया है। वीर सावरकर को उन्होंने विदेश में भी अपमानित किया। तो अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। उधर कोर्ट के फैसले के बाद प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। रामधारी सिंह दिनकर की कविता समर शेष का हिस्सा शेयर किया तो सरकार पर सत्ता में चूर अहंकार का आरोप लगाया। राहुल गांधी इस अहंकारी सत्ता के सामने सत्य और जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अहंकारी सत्ता सच को दबाने के लिए हर हथकंडे आजमा रही है। जनता के हितों से जुड़े सवालों से भटकाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट सब अपना रही है। लेकिन सत्य, सत्याग्रह, जनता की ताकत के सामने ना तो सत्ता का अहंकार ज्यादा दिन टिकेगा और ना ही सच्चाई पर झूठ का पर्दा। इसके लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार है। सत्य की जीत होगी, जनता की आवाज जीतेगी। सवाल अब राहुल के सियासी भविष्य पर है। सांसदी दांव पर लगी है, जेल जाने की तलवार लटकी है। विपक्षी एकता की अगुवाई जो कांग्रेस कर रही है, उसका दारोमदार भी काफी हद तक राहुल पर आने वाले फैसलों पर टिका है। सृष्टि ओझा और गोपी घांगर के साथ ब्रजेश दोषी, अहमदाबाद, आज तक। पहले नवसारी और अब द्वारिका। गुजरात में लव जिहाद के मामले तेजी के साथ सामने आ रहे हैं। द्वारिका में एक कॉलेज छात्रा पिछले 2 दिन से लापता है। परिवार को आशंका ये है कि उसे लव जिहाद के लिए अगवा कर लिया गया है। पुलिस में फरियाद का भी अभी तक कोई असर नहीं हुआ, लेकिन द्वारिका के इस पीड़ित परिवार के साथ अब पूरा शहर एक साथ खड़ा है। जब पूरा शहर किसी मुद्दे पर एक हो जाए, एक आवाज पर सैकड़ों की भीड़ उमड़ने लगे। एक साथ लोग आवाज बुलंद करने लगे तो समझ जाइए मामला बेहद गंभीर है, बहुत बड़ा है। नवसारी के बाद अब गुजरात के द्वारका में एक बार फिर उसी लव जिहाद का मुद्दा गरमाया है, जिससे गुजरात के अलग अलग गांव और शहरों की शांति भंग हो रही है। द्वारका की एक बेटी 2 दिन से लापता है और इस बार भी आशंका फिर से वही है। किसी दूसरे समुदाय का युवक लड़की को बहला फुसलाकर कहीं रफू चक्कर हो गया है। लड़की के परिजनों की नींद हराम है। घर की बेटी की सुरक्षा की चिंता खाई जा रही है, लेकिन जिसके लिए एक एक पल भारी हो रहा है, उसकी परेशानी से जैसे पुलिस को कोई लेना देना ही नहीं। ओखा मरीन स्टेशन में गुहार लगाने का कोई भी असर नहीं हुआ। लव जिहाद पर जिस गुजरात पुलिस ने जीरो टॉलरेंस की शपथ ली थी, उस पुलिस ने 48 घंटे तक कोई सुध नहीं ली। મારી દીકરીને રાજી ખુશીથી પરણાવી, બધા આખા સમાજને ખબર છે અમે કેવી રીતે લગ્ન કર્યા। મારી દીકરી બહુ જ રાજી હતી, એના શું ઘટના બની છે મને કાંઈ જ ખબર નથી। હવે તો હું હિંમત હારી ગઈ છું કે બસ મારી દીકરીને મારે મોઢું જોવું છે, બસ મારી દીકરી ન્યાય મળે। આખા સમાજને હું કહું છું કે મારી દીકરી મને ગમે ત્યાંથી ગોતી દો। હું તમારા આગળ પ્રાર્થના કરું છું કે મારી દીકરી મને ગોતી દો। जब हिंदू संगठनों को पीड़ित की माँ बाप की व्यथा का पता चला तो सैकड़ों का हुजूम बाहर सड़कों पर आ गया। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सब विरोध जताने जमा हो गए। प्रांतीय अधिकारी कार्यालय को घेर लिया गया। लापता बेटी को तुरंत ढूंढकर लाने की चेतावनी जारी कर दी गई और शादी धर्म बदलने की नियत से लड़की को अगवा करने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई। મારા 45 વર્ષની જિંદગીમાં મેં સાંભળેલું નતું કે હિન્દુ ધર્મની દીકરીને વિધર્મીઓ લઈ ગયા, પણ હવે આ પણ આજે આપણા માટે એક ચેલેન્જ રૂપ છે કે આપણા દ્વારકાધીશની ભૂમિમાંથી વિધર્મીઓ આપણી હિન્દુ કન્યાને ઉડાવી ગયા। તો ખરેખર આજે હિન્દુ સમાજને હું સમગ્રને વિનંતી કરું છું કે ઉઠો, જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ સુધી મંડ્યા રહો। द्वारका की बेचैनी समझी जा सकती है। रोज रोज हो रही लव जिहाद की घटनाएं महामारी की तरह सामने आ रही है। इस समस्या का सरोकार पूरे समाज से है। नवसारी का मुस्लिम समुदाय भी ऐसे कृत्य की खुलेआम निंदा कर चुका है। जरूरत है कि सरकार और प्रशासन भी उतनी ही गंभीरता दिखाए, उतनी ही संजीदगी से लोगों की बात सुने। फिलहाल द्वारका प्रशासन ने 48 घंटे की मोहलत मांगी है। लव जिहाद के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें तैनात कर दी गई है। उम्मीद है नवसारी की तरह द्वारका पुलिस भी
गुनहगारों को जल्द ही गिरफ्तार करने में कामयाब होगी। द्वारका से रजनीकांत जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में मानसून का दूसरा राउंड पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। दक्षिण से उत्तर गुजरात तक बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में आफत लेकर आया है। जामनगर शहर में 4 घंटे में 4 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं मेहसाणा, बनासकांठा और सौराष्ट्र में बरसात का पानी लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा रहा है। सूरत के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, लेकिन यहाँ राहत के अभी आसार नहीं है। मौसम विभाग ने यहाँ येलो अलर्ट जारी किया है। गुजरात तेरी यही कहानी, हर बारिश पानी पानी। लेकिन इस साल कुदरत का ये रौद्र रूप लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। सुरेंद्रनगर में रेलवे अंडरपास में पानी भर जाने की वजह से एम्बुलेंस नहीं निकल पाई। यही कारण था कि एम्बुलेंस में मौजूद 60 साल की महिला मरीज ने दम तोड़ दिया। यह अंडरपास 4 गांवों को शहर से जोड़ता है, लेकिन पानी की निकासी का यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। प्रकृति की ये मार सिर्फ बारिश तक ही सीमित नहीं है। मेहसाणा के गड़ा गांव में बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान कनीश चौधरी के रूप में हुई। मौसम के उलटफेर का असर समंदर पर भी दिख रहा है। सूरत के डुम्मस बीच पर एक युवक की जान पर बनाई। किनारे पर होने के बावजूद लहरों ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि वक्त रहते फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंच गई, वरना कोई अनहोनी भी हो सकती थी। जूनागढ़ में तो बारिश के दूसरे राउंड ने हाहाकार मचा दिया है। नदी नाले उफान पर हैं, गाँव में बाढ़ जैसे हालात हैं, सड़कें दिखनी बंद हो गई हैं, रास्ते जलमग्न हैं, लेकिन भारी बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। अरावली में तो पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। शुरुआत में गर्मी से राहत देने वाली फुहार देखकर लोगों के चेहरे खिल उठे थे, लेकिन अब लोग बारिश की आफत से चिड़चिड़े होने लगे हैं। अरावली जिले में 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। देखने जाए तो अरावली जिले के मोडासा, मालपुर, बाढ़ जैसे अनेक गाँवों में और कई इलाकों में बारिश हो रही है। देखने जाए मोडासा के मार्केट यार्ड में भी पानी भरा हुआ देखने मिला है और देखने जाए मोडासा में आधा घंटे में 1 इंच जैसी बारिश हुई है और कई इलाकों में पानी बढ़ने की बहुत कंप्लेनें आई है। उधर साबरकांठा में मूसलाधार बारिश के बाद तलोद तालुका से गुजरने वाली मेश्वो नदी उफान पर आ गई है। क्या आदमी क्या जानवर, बाढ़ बारिश की आफत ने हर किसी को कंफ्यूजन में डाल दिया है। वडोदरा में देर रात हरणी झील की तरफ से एक मगरमच्छ रिहायशी इलाके की ओर बढ़ता हुआ नजर आया। उधर अमरेली में बारिश के बाद गिर जंगल से निकला एक शेर गांव में आधमका और किसानों की मौजूदगी के बीच उसने एक बैल को अपना शिकार बना लिया, जिसके बाद लोग भाग खड़े हुए। अमरेली से ही आई एक दूसरी तस्वीर देखिए, जहां 4 शेर बारिश के बाद बड़े गड्ढे से पानी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। आसमान से हो रही मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरस रही है। आधा हिंदुस्तान पानी पानी हो गया है। गुजरात में हाहाकार की तमाम तस्वीरें देखने के बाद हर कोई डरा हुआ है और कुदरत से रहम की उम्मीद लगा रहा है। मेहसाणा से केदार, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, अरावली से हितेश सुतारिया, सुरेंद्रनगर से साजिद, साबरकांठा से हसमुख, अमरेली से हिरेन, सूरत से संजय सिंह और वडोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ आज तक। बारिश के मौसम में बिजली गिरने की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। गुजरात के मेहसाणा में बिजली गिरने से एक युवक की जान चली गई, लेकिन इस प्राकृतिक संकट से बचा भी जा सकता है। इस संकट से बचाने के लिए दामिनी लाइटिंग अलर्ट एप्लीकेशन सामने आई है। दरअसल एक एप्लीकेशन के जरिए आप खराब मौसम में नुकसान से बच सकते हैं। आसमान से बिजली गिरना प्राकृतिक घटना है, मगर ये जहाँ भी गिरती है उनमें से कई जगहों पर जान माल और मवेशियों का एक बड़ा नुकसान भी करा देती है। हर साल 2500 लोगों की मौत बिजली गिरने से होती है। इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने दामिनी ऐप लॉन्च किया, जिसे अब और इनहेंस किया जा रहा है। अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री और मौसम विभाग का दामिनी लाइटनिंग अलर्ट ऐप, जिसे साल 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया और अब इसके फीचर्स में विस्तार किया जा रहा है।
दामिनी ऐप जो है ये आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको मिलेगा पिछले 21 मिनट में आपका आसपास कितने जगह कितना बिजली गिरा है, और ये एक्सट्रापोलेशन से बताता है कि जैसे अगर आपका 20 किलोमीटर के अंदर आपका पिछले 7-8 मिनट में गिरा है तो आप रेड अलर्ट जोन में हैं। 20 मिनट मतलब 20 किलोमीटर के अंदर कहीं भी उसका लाइटनिंग हो सकता है। दामिनी लाइटनिंग ऐप 7 मिनट, 14 मिनट और 21 मिनट में बिजली गिरने की संभावना देते हुए लगभग 40 किलोमीटर तक के दायरे का मौसम बताता है। इस ऐप में कलर कोडिंग, अलर्ट सिस्टम, इसरो सैटेलाइट इंस्टॉलेशन और रेडार सेंसर से आसमानी बिजली गिरने का कुछ इस तरह से संकेत मिलता है। तो इसमें अगर आप देखते हैं कि आपका जो लाइटनिंग है बहादुरगढ़ के आसपास आपका पिछले 7 मिनट में लाइटनिंग हुआ है, और हमारा ये जो न्यू दिल्ली है इस इलाके में आपका पिछले 21 मिनट में लाइटनिंग हुआ है, नरेला वगैरह के आसपास। इसका मतलब है अगर आपका क्योंकि ये बहुत क्लोज है, हमारा बहादुरगढ़ भी बहुत पास है, आपका 20 किलोमीटर का जो जोन है उसमें मेरा मोबाइल अभी का जो मोबाइल है वो पड़ता है, तो इसीलिए मुझे रेड अलर्ट जोन में रखा गया है। नीचे आ रहा है मूव टू सेफ प्लेसेस, ये हमें इमीडिएटली प्रिकॉशन क्या लेना होता है वो बता रहा है। वैसे तो दामिनी लाइटनिंग ऐप हर किसी के लिए है, लेकिन खास तौर से ये एप्लीकेशन ग्रामीण आबादी के लिए ज्यादा कारगर है, क्योंकि गांव देहात घरों की बनावट, मानसून में खेतों में जलभराव के साथ ही पेड़ों के नीचे नुकसान होने की भी संभावना ज्यादा होती है। फिलहाल तो इस ऐप को अंग्रेजी और हिंदी के अलावा कई और भाषाओं में पेश किया जा रहा है। पहले ये सिर्फ अंग्रेजी में था, फिर हिंदी में हुआ, फिर धीरे धीरे भाषा बढ़ रहा है, बंगाली, संथाली, ये सारे भाषा आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं, और गोरखा, नेपाली। आपको बता दें, देश में दामिनी ऐप के 83 ग्राउंड स्टेशन हैं और आने वाले समय में इस एप्लीकेशन के साथ नए ग्राउंड स्टेशन सेंसर लगाए जाएंगे। जैसे जैसे गुजरात और पूरे देश में मौसम का सितम बढ़ रहा है, टमाटर का प्रमोशन भी तेजी के साथ हो रहा है। आलम अब ये हो गया है कि रसोई की पहुंच से दूर हो गया टमाटर बर्थडे का केक बनकर घरों में पहुंच रहा है। आपको यकीन अगर ना हो तो राजकोट से आई यह खबर देखिए। क्या हुआ? आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? खबरदार जो आपने अपने टमाटर को ऐसी वैसी नजरों से देखा। भैया, अब टमाटर देसी नहीं रहा, ना ही आलू प्याज से इसकी तुलना करने की गलती कीजिएगा। अब टमाटर रसूखदार, रुतबेदार हो गया है। अब अपना टमाटर अंग्रेजों का केक हो गया है। खूब शौक से टमाटर काटिए और जन्मदिन मनाइए। मिठाई की तरह इसे बांटिए और पूरे परिवार के साथ मजे लेकर खाइए। अब हिंदुस्तान में दोहरा शतकवे टमाटर बर्थडे के फैंसी केक से कम है क्या? बर्थडे बॉय हो या बर्थडे गर्ल, अब जन्मदिन पर टमाटर पार्टी की सबसे ज्यादा डिमांड है। राजकोट के धोराजी की दिशा बहन का ये आइडिया आपको भी जरूर पसंद आएगा। टमेटाનો ભાવ 150 થી 200 લગીને વધી ગયા છે, એટલે આપણે ટમેટાથી સેલિબ્રેટ કરીશું। એટલે મારો બર્થડે કેક નહીં પણ ટમેટાથી સેલિબ્રેટ કરવાનો, અને મને ગિફ્ટમાં પણ ટમેટા આપવામાં આવ્યા। जी हाँ, लाल लाल गोल गोल टमाटर खूब टेंशन दे रहा था। इसे खाना तो दूर, अब कोई इसे छूने की भी हिमाकत नहीं करता। गरीब और मध्यम वर्गीयों के लिए ये काजू कतली से कम नहीं। केक पेस्ट्री का स्वाद भी इसके आगे फीका है। इसलिए अगर जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या जश्न का कोई और मौका, तो 1 किलो टमाटर तो बनता है बॉस। क्या हुआ? थोड़ी जेब ही तो ढीली हो जाएगी ना। बाल बच्चे तो टमाटर खाकर आपको दुआ देंगे। આજે અમે બર્થડે સેલિબ્રેટ કરવા માટેનું વિચાર્યું હતું, પણ ટમેટાનો અનહદ ભાવ વધારે હોવાના કારણે અમને મોંઘવારીનો વિરોધ કરવા માટેનો એક વિચાર મગજમાં આવ્યો। ત્યારે કેક લેવાની બદલે અમે ટમેટા લઈ અને એમાં મીણબત્તી પ્રગટાવી અને અમે બર્થડે સેલિબ્રેટ કર્યો છે, કારણ કે ટમેટા અને કેકનો ભાવ સમાન ભાવ છે। ટમેટાનો ભાવ અત્યારે અનહદ વધારે છે। बाजार में जाइए तो ज्यादा लोड ना लीजिए। जहाँ टमाटर रखा हो उस तरफ तो बिल्कुल ना जाइए, नहीं तो देखिए ये टमाटर स्वामी किस तरह तराजू से उसे उतार कर आपको जलील करेगा। हाँ, यार दोस्तों को इम्प्रेस करना हो तो बात अलग है। हालમાં
શાકભાજીના જે ભાવો કૂદકે ને ભૂસકે વધી રહ્યા છે જેનાથી સામાન્ય લોકોને જીવન જીવવું દુષ્કર બની ગયું છે। લોકો શાકભાજી ખરીદી શકતા નથી। ટમેટા હોય, ચોરી હોય, વાલ હોય, વટાણા હોય, કોઈ પણ શાકભાજી લેવા જાય તો એના ભાવો આસમાને છે। હાલમાં ટમેટાના ભાવ જોઈએ तो 125 થી 150 रुपया किलो भाव मળી રહ્યા છે। सोचिए टमाटर भी टशन क्यों ना दिखाए। जैसा भाव इसका बढ़ा है वैसा तो अंबानी अडानी के शेयर का भी नहीं बढ़ता। कहाँ कोई 10 रुपए में इसे पूछता नहीं था और अब 200 रुपए से नीचे काटा नहीं आता। गुजरात में रोज आ रहे बारिश और तूफान ने इसका सिर और चढ़ा दिया है। વરસાદ પડ્યો છે, ખેતીવાડીમાં કોઈ ઘડી શકતા નથી, ટમેટાને એટલે બગડી ગયા છે, પાક ઓછું છે, ગ્રાહકમાં બહુ તકલીફ પડે છે, ગ્રાહક બિચારાને બહુ મોંઘું લાગે છે ને બજેટમાં એ ગ્રાહકી અમારે કેમ બજેટ પૂરું કરવું, કારણ કે આટલા પૈસા લઈને આવે ને કે આવું બધું શાકભાજી મોંઘું, ટમેટા, કોથમીર, મરચા બધું શાકભાજી મોંઘું છે। तो भैया सबका अपना समय होता है। टमाटर का समय आया है तो टमाटर को सम्मान दीजिए, ज्यादा टेंशन ना पालिए और अपने अच्छे दिन का इंतजार कीजिए। राजकोट से नीलेश सांगिया के साथ आज तक ब्यूरो।